नमस्कार, मैं हूँ आर गोपाल सिंह। सुगम हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम मार्क्सवाद का सिद्धांत विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, हिंदी विषय के उन विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है जो स्कूल व्याख्याता अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, इसमें अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का संकलन किया गया है। पहला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन हमें बताना है। मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों की एक पद्धति है। ये सामाजिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, मार्क्सवाद के प्रस्तोता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स को मार्क्सवाद का प्रस्तोता कहा जाता है। अगला है, मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों, मार्क्सवाद को तो वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अगला है, मार्क्सवाद को लेनिन ने पहली बार व्यावहारिक रूप प्रदान किया। तो ये वाला विकल्प भी सही है, ये भी संगत है और ये भी संगत है। इसमें असंगत कथन है तीसरा। तो मित्रों, सही आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा, मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद नहीं कहा जा सकता, ये असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन बताइए। कार्ल मार्क्स का लेखन एक संपूर्ण दर्शन पद्धति है जिसके 3 अनिवार्य घटक हैं: द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद। ये कथन बिल्कुल संगत है। हमें बताना है असंगत कौन सा है। अगला, ऐतिहासिक भौतिकवाद यह प्रदर्शित करता है कि सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया भौतिकवादी कारकों से निर्धारित होती है। तो ये कथन भी सही है। तीसरा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार सृष्टि का मूल सत्य परिवर्तन है जो सदैव 2 विरोधी शक्तियों के संघर्ष से उत्पन्न होता है। ये कथन भी सही है। चौथा है, मार्क्स का विश्वास था कि जो वर्ग सामाजिक शक्तियों का नियमन नहीं करता वही राजनीतिक शक्ति का अधिष्ठाता होता है। तो मित्रों, ये असंगत हो गया इसमें, क्योंकि मार्क्स का विश्वास था कि जो वर्ग सामाजिक शक्तियों का नियमन करता है वही राजनीतिक शक्ति का अधिष्ठाता होता है। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया जिसकी वजह से ये विकल्प असंगत हो गया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, निम्न में असंगत कथन है। मार्क्स के अनुसार धर्म जनता की स्वतंत्र चेतना को नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जिस प्रकार राज्य शासन जनता को भौतिक रूप से शोषित करता है उसी प्रकार धर्म भी जनता को मानसिक रूप से भयग्रस्त बनाता है। धर्म जनता की स्वतंत्र चेतना को नष्ट कर देता है। वह अफीम के समान होता है जिसके सेवन से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो ये कथन बिल्कुल संगत है। अगला है, साहित्य सामाजिक परिवर्तन का अमोघ साधन है। तो मित्रों, कथन तो ये भी संगत है और हमें बताना है असंगत। दूसरा विकल्प कह रहा है कि साहित्य सामाजिक परिवर्तन का अमोघ साधन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि धर्म जनता को मानसिक रूप से भयग्रस्त बनाता है और धर्म जनता की स्वतंत्र चेतना को नष्ट कर देता है। वह अफीम के समान है जिसके सेवन से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। साहित्य भी अर्थव्यवस्था से ही नियमित और संचालित होता है। साहित्य भी, सीधी सी बात है, जो साहित्य है वो अर्थव्यवस्था से ही नियमित और संचालित होता है। और साहित्य सामाजिक परिवर्तन का अमोघ साधन है, क्योंकि मार्क्स का विचार था कि साहित्य सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्र होते हुए भी उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह समाज व्यवस्था को बदल सकता है। तो साहित्य सामाजिक परिवर्तन का अमोघ साधन है, वह समाज व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है। अगला है, साहित्य एवं कलाएं समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से उत्पन्न होती हैं। तो मार्क्स का ये भी मानना था कि साहित्य एवं जो कलाएं हैं, साहित्य और कलाएं ये समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से उत्पन्न होती हैं
और उसी पर स्थित और आधारित भी होती हैं। मार्क्सवाद की जो स्थापना है उसमें साहित्य संबंधी इन्होंने कुछ अपनी स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं और उन स्थापनाओं में ये स्पष्ट कर दिया कि साहित्य और कलाएं समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से उत्पन्न होती हैं और उसी पर स्थित और आधारित होती हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। साहित्य एवं कलाएं समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से उत्पन्न होती हैं, उसी पर स्थित होती हैं और उसी पर आधारित होती हैं। अगला है, कला के उद्भव एवं विकास में श्रम की भूमिका होती है, और इसमें दे दिया नहीं। तो ये चौथा जो विकल्प है ये हो गया असंगत, क्योंकि मार्क्स का मानना ये भी था कि कला के उद्भव और विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उसके ही द्वारा उन हाथों में शक्ति और क्षमता आती है जो कला का निर्माण करते हैं। साथ ही उससे जीवन का अनुभव प्राप्त होता है जो साहित्य का सृजन करने में सहायक होता है। तो ये जो चौथा विकल्प है अपना, इसमें नहीं का प्रयोग कर देने से असंगत हो गया और हमें असंगत कथन का ही चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्न में असंगत कथन कौन सा है। मार्क्सवाद के दर्शन को समाजवाद नाम दिया जाता है जिसका मूल आधार वर्ग संघर्ष है। बिल्कुल सही बात है। मार्क्सवाद के दर्शन को समाजवाद अर्थात सोशलिज्म नाम दिया जाता है और समाजवाद का मूल आधार वर्ग संघर्ष है। तो ये कथन बिल्कुल संगत हो गया। दूसरा है, कार्ल मार्क्स ने जीवन की विवेचना आर्थिक दृष्टिकोण से की। कार्ल मार्क्स ने जीवन की विवेचना हालांकि मित्रों आर्थिक दृष्टिकोण से की है तथा साहित्य से उसका कोई संबंध नहीं है, पर उन्होंने जिस अर्थ प्रधान दर्शन और दृष्टिकोण की व्यवस्था इस अर्थवादी युग में की उसका प्रभाव मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ा और साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस आधार पर मानव जीवन पर पड़े प्रभाव से साहित्य कैसे अछूता रह सकता है। साहित्य का जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है और होता रहेगा, और इसी आधार पर मार्क्स के विचारों से साहित्य का प्रभावित होना अनिवार्य और न्याय संगत था। तो इनका मानना यही है कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो जीवन की विवेचना आर्थिक दृष्टिकोण से करते हैं। जीवन की विवेचना इन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से की है, ये आपको याद रखना है। अगला विकल्प है, मार्क्स ने लोकमंगल एवं उपयोगितावाद के सामाजिक दृष्टिकोण को अपने चिंतन का आधार बनाया। तो ये कथन भी बिल्कुल संगत है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो हैं वो लोकमंगल और उपयोगितावाद के सामाजिक दृष्टिकोण को अपने चिंतन का आधार बनाते हैं। मार्क्स का पूरा सिद्धांत, चिंतन और दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। मार्क्स का यह भौतिकवाद प्राचीन आनंदवादी दृष्टिकोण का विरोध भी करता है। तो ये भी ध्यान रखना है, प्राचीन जो आनंदवादी दृष्टिकोण था उस प्राचीन आनंदवादी दृष्टिकोण का विरोध करता है मार्क्स का भौतिकवाद। अगला है, भारतीय लेखकों ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष का परिष्कृत रूप प्रयोगवाद में मुखर हुआ। तो मित्रों हम सब जानते हैं कि भारतीय लेखकों में मार्क्स के वर्ग संघर्ष का परिष्कृत रूप प्रगतिवाद में मुखरित हुआ है, ना कि प्रयोगवाद में। प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा का अनुकरण किया गया है। मार्क्सवादी विचारधारा को आधार मान करके प्रगतिवादी कवियों ने शोषकों के प्रति आक्रोश, शोषितों के प्रति सहानुभूति, यथार्थवादी चित्रण, इन सारी प्रवृत्तियों को अपने काव्य में व्यक्त किया है। तो इसमें सही जो आंसर अपना हो जाएगा, असंगत कथन पूछा जा रहा है, चौथा विकल्प असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, इसमें निम्न में असंगत कथन कौन सा है। मार्क्स की विचारधारा को सुव्यवस्थित रूप में कार्डवेल ने प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही है। मार्क्स की विचारधारा को सुव्यवस्थित रूप में सर्वप्रथम कार्डवेल ने प्रस्तुत किया। उसी को मार्क्स की समाजवादी विचारधारा के साहित्यिक रूपांतरण का श्रेय भी दिया जाता है।
कार्डवेल को मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के साहित्यिक रूपांतरण का श्रेय दिया जाता है। इसका मतलब पहला जो कथन है अपना, ये बिल्कुल सही है, संगत है। कार्डवेल। अगला है, संगत कथन बताना है हमें मित्रों। इसमें संगत कथन कौन सा है, तो ये संगत है। अगला है, मार्क्सवादी चिंतन को सत्यदेव मिश्र ने 4 भागों में विभाजित किया। तो कई बार मित्रों ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मार्क्सवादी चिंतन को, जो कि बहुत व्यापक है, सत्यदेव मिश्र ने 4 भागों में विभाजित किया है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इन्हें आप याद रखें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला है, कार्ल मार्क्स का समय 1818 से 1883 ईस्वी है। ये कथन भी बिल्कुल संगत है। तो मित्रों इसमें संगत के बारे में पूछा गया और तीनों ही कथन इसमें संगत हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा चौथा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में संगत कथन कौन सा है? फिर संगत है। इससे पहले 4-5 जो अपने प्रश्न थे वो असंगत कथन को लेकर के थे। अब हम संगत कथन की बात कर रहे हैं। अगला है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना 1847 में कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर की। ये बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना 1847 में हुई है और ये फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स इन दोनों ने मिलकर की। और ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये आगे चल के साम्यवादियों के लिए बाइबल सिद्ध हुआ। आगे चल के ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादियों के लिए बाइबल के रूप में सिद्ध हुआ। अगला है, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशित हुई। ये भी बिल्कुल सही है। दास कैपिटल नामक पुस्तक प्रकाशित हुई 1867 में, जिसने विश्व भर में तहलका भी मचा दिया। और ये मजदूर वर्ग के लिए वेद, कुरान और बाइबल सिद्ध हुई। ये रचना मजदूर वर्ग के लिए वेद, कुरान और बाइबल सिद्ध हुई। अगला है, मार्क्स और एंजल्स के साहित्य और कला संबंधी विचार लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ में प्रकट हुए हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। लिटरेचर ऑफ आर्ट्स ये ग्रंथ है, उसमें इनके साहित्य और कला संबंधी विचार प्रकट हुए हैं। इसका मतलब ये है मित्रों कि 6वां जो प्रश्न है अपना, जिसमें संगत कथन पूछा गया है, इसमें सभी कथन संगत हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना 1847 में हुई, 1847 में हुई। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर के की है, जो साम्यवादियों के लिए बाइबल सिद्ध हुआ। 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जो मजदूर वर्ग के लिए वेद, कुरान और बाइबल के रूप में सिद्ध हुई है। मार्क्स और एंजल्स के साहित्य कला संबंधी विचार लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ में प्रकट हुए हैं। तो सभी कथन इसमें संगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में संगत कथन बताइए। तो यहाँ भी संगत आपको बताना है। मार्क्सवादी स्थापना के अनुसार दूसरे के लिए उत्पादन स्वतः सौंदर्य रचना के नियमों की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि अन्य प्राणियों, पशुओं, पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों से मनुष्य की शक्ति और प्रतिभा तथा दृष्टि भिन्न है। अन्य प्राणी केवल अपने या अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, जबकि मनुष्य अपने या अपनी जाति के लिए ही नहीं वरन सबके लिए काम करता है। दूसरे के लिए उत्पादन स्वतः सौंदर्य रचना के नियमों की पूर्ति करता है। तो ये कथन बिल्कुल संगत है। दूसरे के लिए उत्पादन स्वतः सौंदर्य रचना के नियमों की पूर्ति करता है। अगला है, शैली मानव व्यक्तित्व का पर्याय है, पर यह तभी संभव है जब वह स्वतंत्र लेखन के साथ हो। ये भी बिल्कुल सही है। शैली मानव व्यक्तित्व का पर्याय है, पर यह तभी संभव है जब वह स्वतंत्र लेखन के साथ ही किसी दबाव या व्यवस्था की स्थिति में किए गए सृजन के साथ ना हो। अगला है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का परवर्ती साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का
परवर्ती साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें भी चारों कथन हमारे संगत हैं। चौथा कथन हमारा सही उत्तर के रूप में होगा। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।